समाचार प्लस झारखंड बिहार और इस खास सेगमेंट सेहत प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेगमेंट में हम आपको मिलाते हैं कुछ स्पेशलिस्ट से, बात करते हैं आपकी हेल्थ की और किस तरीके से उसको और बेहतर बनाया जा सकता है उसके बारे में। आज हमारे साथ इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीलेश तिवारी, जो कि हेड एंड नेक कैंसर सर्जन है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओके सर, क्योंकि हम यहाँ पर हेड एंड नेक कैंसर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये कैसे होता है किसी इंसान में। हेड एंड नेक कैंसर्स एक पूरे ग्रुप का नाम है, जिसमें जो हेड और नेक में विभिन्न अंग हैं, उस पर उत्पन्न होने वाले कैंसर्स को हम एक ग्रुप में हेड एंड नेक कैंसर्स कहते हैं। इसमें से सबसे कॉमन है मुंह के कैंसर, जीभ, ज़बान, मसूड़े, गले के कैंसर्स, थायराइड के कैंसर और जो थूक की ग्रंथियाँ होती हैं वो उत्पन्न वाले होने कैंसर। सबसे कॉमन जो इसकी वजह है ये इसका तंबाकू सेवन की वजह से होता है, जो हमारे मुंह के कैंसर्स हो गए। स्मोकिंग की वजह से गले के कैंसर्स होते हैं। खाने की नली, जो हमारा स्वर यंत्र होता है, स्वर की जो पट्टियाँ होती हैं, इसमें स्मोकिंग और जो गुटखा खाते हैं, पान में तंबाकू खाते हैं, इसमें ऐसे तत्व होते हैं जिससे इसमें अंगों को क्षति पहुंचती है और कैंसर का जन्म होता है। जी, यानी कि जो चीज़ें हम इंटेक करते हैं, जो आपने एक शब्द का तंबाकू का प्रयोग करते हैं वो होता है, लेकिन ऐसा मैं इन जनरल अगर कहूँ तो ऐसा नहीं देखते कि जो जितने लोग यूज़ कर रहे हैं उन सभी को कैंसर हुआ, लेकिन कुछ कंडीशंस बहुत शायद वर्स्ट हो जाती हैं, तब लोगों को इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो हाँ, ये एक सच है कि जो सबके सब तंबाकू खाते हैं उन सबको नहीं होता है, और इसी धारणा की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि तंबाकू खाने से नहीं होता है, या हमारे मित्रों या परिवार में किसी को नहीं हुआ है तो हमें भी नहीं होगा। बट ये सारी साइंस की शोध में ये साबित हो चुका है कि तंबाकू की वजह से जो केमिकल्स होते हैं वो इतने हानिकारक होते हैं कि उनसे कैंसर होता है। और जितने कैंसर के मरीज़ होते हैं मुंह के या गले के कैंसर के, उसमें 100 में से 90% में तंबाकू की वजह से पाया जाता है। 5 से 10% लोगों में ये अन्य वजह से हो सकता है। तो क्या ये डिपेंड कर सकता है कि इंडिविजुअल की बॉडी है उसको किस तरीके से अडेप्ट कर रहा है? एक बेसिक मैकेनिज़्म जो कैंसर के लिए होता है, जो बॉडी की रिपेयर करने की क्षमता होती है, जो बॉडी में एक हानि पहुंच रही है केमिकल से। इन केमिकल से जो सेल्स में, जो जीन्स में, डीएनए में क्षति पहुंचती है, वो बॉडी अगर रिपेयर कर पाती है ठीक तरीके से तो ये कैंसर से बचाव रहता है। बट कभी कभी बॉडी में वो शक्ति नहीं रहती है तो फिर कैंसर उसमें बन जाता है। इसके लिए कितना टाइम, मतलब क्योंकि इसका ट्रीटमेंट तो अगर रोकने की बात करें तो एक ये, क्योंकि शुरुआत तंबाकू से हुई है, अगर हम उसका सेवन नहीं करते हैं तो ये नहीं होगा। तो लेकिन अगर कोई इसका सेवन कर रहा है तो कितने दिन में अगर वो वार्न हो जाए, अलर्ट हो जाए इसको लेकर के, तो रोका जा सकता है? या फिर कितने दिन बाद, इतने एक टाइम इंटरवल होगा ना कि इतने दिन से या इतने सालों से वो इस चीज़ का सेवन कर रहा है तो उसके बाद ये प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, ऐसा कोई एक टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। कुछ होते हैं, हम मरीज़ देखते हैं जो मात्र 20 से 25 साल की उम्र में हैं, उन्होंने 17-18 वर्ष की आयु में तंबाकू खाना शुरू किया, गुटखा खाना शुरू किया और उनको कैंसर हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो 50 साल तक तंबाकू खा रहे हैं, उनको नहीं होता है। तो टाइम लिमिट ये नहीं होता है, जस्ट एक बॉडी पर एक असर की बात है। वो कभी भी शुरू हो सकता है, तंबाकू खाने से 1 महीने 1 साल में हो सकता है, या किसी को सालों के बाद भी हो सकता है। और छोड़ने के बाद भी इसमें रिस्क रहता है कि जो क्षति पहुंच चुकी है उसकी वजह से आगे कहीं कैंसर बन ना जाए। कि एक वन ऑफ द मिसकंसेप्शन कह सकते हैं इसको लेकर, क्योंकि जो दूसरे लोगों को देख करके लोग प्रभावित हो जाते हैं कि शायद वो भी तो खा रहा है, उसे कुछ नहीं हुआ तो मैं भी करूँगा तो शायद कुछ नहीं होगा। तो इसे रोकने का तो है कि हम उसका यूज़ ना करें। लेकिन अगर किसी को ये हो जाता है, हेड एंड नेक जो कैंसर की बात कर रहे हैं, तो उसके आगे व्हाट वन शुड डू, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? ट्रीटमेंट में मुख्यतः 3 रूप से किया जाता है: सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। ज़्यादातर हेड एंड नेक कैंसर्स में सर्जरी या ऑपरेशन करना ही मेन इलाज कहा जाता है, और उसके बाद उस इलाज को और प्रभावी बनाए रखने के लिए, कैंसर को कंट्रोल में रखने के लिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ केसेस में पहले कीमोथेरेपी दिया जाता है, फिर ऑपरेशन किया जाता है और रेडिएशन किया जाता है। और क्योंकि कैंसर ऑल ओवर बात करें तो कुछ स्टेजेस में वो हमेशा बढ़ता जाता है, तो जो आपने की कभी सर्जरी की बात
की ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्या मेडिसिन से भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? नहीं, इसमें ज़्यादातर जो हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, ओरल कैंसर्स हैं, उसमें सबसे प्रभावी इलाज जैसे बताया मैंने ऑपरेशन ही है। तो अगर शुरुआती लक्षणों में ही उसको अर्ली स्टेज में हमने अगर पकड़ लिया तो ऑपरेशन छोटा होता है, उससे जो बॉडी को क्षति पहुंचती है वो भी कम होती है और जो पेशेंट का नॉर्मल जीवन होता है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। जैसे खाना खाने में दिक्कत या बोलने में या चेहरा की कोई ख़राबी, शेप में क्या कोई बनावट में ख़राबी, ये सब दिक्कत नहीं आती है अगर छोटे रहते ही ऑपरेशन कर दिया जाए। जब ये बड़ा रहता है, ज़्यादा स्टेज का है, तो फिर ऑपरेशन भी उसके हिसाब से थोड़ा बड़ा होता है, उसमें प्लास्टिक सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है और थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है खाना खाने की और नॉर्मल बात करने के कार्य में। नीलेश सर, नेक और हेड सर्जरी इसको लेकर के लोगों में क्या कुछ मिसकंसेप्शन रहते हैं? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों में कि बायोप्सी ना करवाना। लोगों में ये एक बहुत ही प्रचलित धारणा है कि बायोप्सी कराने से कैंसर में ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होती है, जो कि जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ये क्योंकि एक जो कैंसर होता है उसमें उसकी नॉर्मल प्रवृत्ति होती है कि वो थोड़ा साइज़ में बढ़ेगा, इसलिए बायोप्सी कराने के से लेकर के ऑपरेशन तक जो समय जाता है उसमें भी कैंसर की ग्रोथ होती है और इसलिए पेशेंट को लगता है कि वो बायोप्सी कराने की वजह से बढ़ा है। बट बायोप्सी जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है? बायोप्सी मतलब होता है कैंसर की पुष्टि करने के लिए जो गठान है कैंसर की, उससे एक छोटा सा पीस लिया जाता है और वो पैथोलॉजी में टेस्टिंग की जाती है और जिसमें हमें साबित किया जाता है कि इसमें कैंसर ही है। तो लोगों को ये नहीं डरना चाहिए कि बायोप्सी करने से उसमें ज़्यादा ग्रोथ होगी या तेज़ी से फैलेगा, बल्कि वो टेस्ट कराना ज़रूरी होता है कोई भी इलाज शुरू करने से पहले। जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक हमें उस बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक उसका ट्रीटमेंट करना और भी मुश्किल हो जाता है। एक और थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगी सर, क्योंकि हम सर्जरी की बात कर रहे थे, लेकिन इसको पहचान कैसे सकते हैं? क्योंकि यहाँ अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत हम चीज़ें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, जो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं शायद हम समझ भी ना पाएँ, तो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत सही बात है कि लोग बहुत शुरुआत में इग्नोर करते हैं। हमारे पास भी जो मरीज़ आते हैं 50% से ज़्यादा लोग बहुत ही आगे की स्टेज लेकर के ही आते हैं, तो ये एक चिंताजनक विषय ज़रूर है। इसलिए लोगों को ध्यान रखना चाहिए, खासकर जिनको तंबाकू गुटखा खाने की आदत है। अगर मुंह में कोई छाला है जो 3 हफ्ते से ज़्यादा बना हुआ है, किसी छाले में खून आ रहा है या घाव बड़ा हो रहा है, गले में कोई स्वेलिंग या गिल्टी कहते हैं, गठान कहते हैं, वो आ रही है, मसूड़े हिल रहे हैं या दांत अपने आप गिर रहा है, ये सब एक लक्षण होते हैं जिनको हम शुरुआत में ही अगर मरीज़ पहचान लिया जाए या जो पहले के डॉक्टर होते हैं, जो मरीज़ अगर डेंटिस्ट के पास जाता है वो अगर पहचान करके रेफ़र किया जाए तो शुरुआत में ही इलाज किया जा सकता है। ये तो शुरुआती लक्षण हो गए, और आपने जैसे कहा कि इसका असर कहीं ना कहीं होता है जो चेहरे पर होता है कि चेहरे का शेप बिगड़ जाना। क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है इसमें? देखिए, अगर बीमारी बहुत ज़्यादा स्टेज की है, तीसरे या चौथे स्टेज की है, तो फिर हमें जबड़े की हड्डी भी निकालनी पड़ती है। उसकी वजह से चेहरे में थोड़ा चेंज आता है। बट आजकल क्योंकि आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी भी डेवलप हो चुकी है, तो उसमें पैर से हड्डी लेकर के जबड़े का बनावट को वापस बनाया जाता है, दांत भी उसमें लगा सकते हैं और जीभ को भी हम पैर से मांस लेकर के उसको बनाया जा सकता है। तो ऑपरेशन बड़ा होता है, बट उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी भी आजकल उपलब्ध है। बट जैसे आपने चेहरे की बात की और टंग की बात की, मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी को कैंसर हो धीरे धीरे वो स्किन को ख़त्म कर जाता है या बॉडी पार्ट्स को ख़त्म कर रहा है वो? नहीं, बॉडी पार्ट को तो जिस बॉडी पार्ट में हुआ है उस बॉडी पार्ट को नुकसान तो पहुंचा है और उसको जड़ से निकालने के लिए ऑपरेशन में उस पूरे बॉडी पार्ट को निकालना पड़ता है। इसलिए हड्डी का अगर छोटा सा हिस्सा भी उसमें आ गया है, कैंसर है, तो फिर उस हड्डी के पूरे भाग को मार्जिन के साथ उसे निकालना पड़ता है। सर, अगर हम अपर बॉडी पार्ट की बात करें या फिर पर्टिकुलरली चेहरे या हेड की बात करें, तो ये वो पोर्शन है जिससे हमारा पूरा बॉडी इफेक्ट होता है, तो इससे और भी क्या दूसरे बॉडी पार्ट्स में असर पड़ता है? नहीं, शुरुआती स्टेज के कैंसर जो होते हैं वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में नहीं फैलते हैं, बट जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, फैल जाता है, तब फिर ये दूसरे अंगों में जैसे फेफड़े, लिवर में भी फैलने की चांस रखता है, हड्डियों में भी फैल सकता है।
और क्योंकि हम सर्जरी की बात कर रहे हैं सर, तो बहुत लोगों के मन में इसको लेकर के डर भी रहता है कि सर्जरी की बात करें काफ़ी हैवी वर्ड हो जाता है। तो अगर हम इस ऑडियंस के लिए खास करके पूछें कि अगर वो कोई सर्जरी करवा रहे हैं तो क्या उसके बाद कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट या कुछ ऐसा देखने को मिलता है? हाँ, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न रहता है लोगों के दिमाग में कि ऑपरेशन से उनको क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे उनका जीवन बदलेगा। तो शुरुआती जो ऑपरेशन होते हैं वो बिल्कुल सेफ़ ऑपरेशन होते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। सिर्फ ऑपरेशन से 1 महीने बाद तक कुछ खाने के बदलाव करने पड़ते हैं और उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल जीवन के प्रति के तरफ पेशेंट निर्वाह कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी है, क्योंकि हम तंबाकू की बात करें, वो जो सेवन करते हैं उसकी आदत होती है लोगों की, उसको छोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर किसी ने ट्रीटमेंट करवा लिया, सर्जरी करवा ली, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद वो दोबारा उसका यूज़ ना करें। हाँ, एक आदत को जड़ से ख़त्म करने के लिए पेशेंट को काफ़ी पेशेंट और पेशेंट के घर वालों को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कभी कभी इसके जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे भी सलाह लेना चाहिए, जैसे नशा मुक्ति केंद्र हो गया। अगर पेशेंट कोई या कोई भी नॉर्मल इंसान चाह रहा है कि वो तंबाकू की आदत को छोड़े, तो फिर इसमें मदद जो उपलब्ध है उसको लेने से हिचकना नहीं चाहिए। और जो ये सर्जरी है उसको लेकर के कोई कितना भी मतलब निश्चिंत रह सकता है कि हाँ इसके बाद जो है चीज़ें सारी पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी? हाँ जी, शुरुआती स्टेज में कैंसर इलाज का बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। 80 से 90% तक मरीज़ ठीक रहते हैं, उसमें बीमारी नहीं आती है। बट जैसे जैसे अगर स्टेज ज़्यादा है तो बीमारी के वापस आने के चांस भी रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुरुआती स्टेज में ही उसको पकड़ा जाए और उसका सही इलाज किया जाए। इसमें मेन कारण तंबाकू सेवन था, लेकिन आपने ये भी मेंशन किया कि 10 to 20% कुछ अन्य रीज़न से भी हो सकता है, तो वो अन्य क्या हो सकता है? अन्य रीज़न जैसे मुंह के अगर कैंसर देखा जाए तो कोई नुकीला दांत है, या मुंह की सफाई अच्छे से नहीं रखी जा रही है और दांत से ज़ख़म हो रहा है, मसूड़े में हो रहा है या फिर जीभ में ज़ख़म हो रहा है, उसकी वजह से भी लंबे समय ऐसा ज़ख़म होने से वो कैंसर में बदल सकता है। तो ज़रूरी है कि अगर कुछ ऐसा लक्षण हो तो डेंटिस्ट को मिल करके उसका समाधान किया जाए। और मैं खास करके हेड पर जाना चाहूँगी, क्योंकि जैसे माउथ की आपने बात की वो इफेक्ट कर रहा है, नेक को इफेक्ट कर रहा है, हेड में वो हमारे ब्रेन में किस तरीके से? तो क्योंकि ब्रेन और जो नाक और मुंह के पीछे एक हड्डी का फासला रहता है बस, और नसें होती हैं बहुत सारी, तो ये कैंसर कुछ होते हैं जो उन नसों के ज़रिए, खून की नस हो गई और जो हमारी सेंसेशन की नर्व्स हो गई, उनके थ्रू ब्रेन की तरफ भी जाता है। और ये सब एक उसके आगे के एडवांस स्टेज का प्रतीक होता है अगर ब्रेन तक गया है कैंसर। तो कुछ कैंसर्स होते हैं नाक के कैंसर जो ब्रेन की तरफ जाते भी हैं, उनका भी एंडोस्कोपी के ज़रिए ऑपरेशन किया जा सकता है। और क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड है, तो क्या इसमें लाइक मेमोरी लॉस जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं? नहीं, ये कैंसर्स में ऐसा मेमोरी लॉस वगैरह नहीं होता। एट लास्ट मैं सर आपसे यही बोलना चाहूँगी कि जो ऑडियंस है उसको खास करके क्या मैसेज रहेगा इसको लेकर, क्योंकि आपने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा होगा, कुछ लोग लेट से आए होंगे, कुछ लोग अर्ली स्टेजेस में आए होंगे, तो किन चीज़ों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए? मैं 3 चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले तो जो भी तंबाकू, गुटखा, पान में खाते हैं या सिगरेट पीते हैं, इसका प्रयोग सबसे पहले बंद करें, जितना जल्दी हो सके खुद बंद करें या अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को प्रोत्साहित करें इसको बंद करने का। दूसरा चीज़, जो लक्षण है जैसे मुंह में छाले ज़्यादा लंबे समय तक हैं, शुरुआती लक्षण को पकड़ करके अगर वो नियरेस्ट अपने डेंटिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे तो उसे हम जल्दी पकड़ सकते हैं। और तीसरा है कि जागरूकता, खुद जागरूक बने और दूसरे अन्य अपने सहयोगों को जागरूक बनाएं। इसी के चलते ही कैंसर को जल्दी पकड़ा जा सकता है और उसका इलाज समय पर किया जा सकता है। एक सवाल जो शायद छूट गया था और बहुत ज़रूरी था सर, क्योंकि हम पेशेंट्स की बात करें तो ज़्यादातर किस एज ग्रुप के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, या फिर वो हर एज ग्रुप के? ज़्यादातर पेशेंट पुरुष होते हैं और 40 से 60 वर्ष की आयु के बीच के होते हैं। जी हाँ।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश सर, आपने बहुत कुछ जानकारी दी और आई गेस ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ पता चल गया होगा इसके बारे में। काफ़ी मिसकंसेप्शंस थे जिसके बारे में हमने बात की और किन कारणों की वजह से ये होता है, इसके बाद इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है और ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की हमने डॉक्टर नीलेश तिवारी जी से। तो इस सेहत प्लस में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आगे और भी ऐसे सेगमेंट्स हम आपको लाते रहेंगे जहां पर हम आपकी हेल्थ से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर बात करेंगे और उस पर सलाह देने के लिए होंगे हमारे साथ कुछ स्पेशलिस्ट। धन्यवाद।